प्रियंका गांधी ने विकास दुबे एनकाउंटर पर उठाए सवाल। मामले में शामिल लोगों की न्यायिक जांच की उठाई मांग। कहा, मौजूदा जज से पूरे कांड की न्यायिक जांच हो। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर पर एसटीएफ की सफाई। कहा, जानवरों का झुंड सामने आने की वजह से अनियंत्रित होकर पलटी कार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब व्हाट्सएप ईमेल के जरिए भेजे जा सकेंगे समन। सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। जयपुर में एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर सीएम अशोक गहलोत को मारने की दी धमकी। साइबर सेल ने लोकेशन ट्रेस कर आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। युवक से पूछताछ जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों की ओर। देहरादून में आम आदमी पार्टी अध्यक्ष एसएस कलेर की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। उन्होंने बताया कि आज की इस प्रेस वार्ता में नए कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है, जिससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। 2022 से आपको पहले ही आज से 3-4 महीने में बिल्कुल दिखने लग जाएगा कि उत्तराखंड की इलेक्शन जो है वन साइडेड हो गई है। जैसे दिल्ली का माहौल था, आपको 4-5 महीने जनवरी के बाद तो आपको बिल्कुल क्लियर है, ये चीज़ें आने लगेगी। जिस तरीके से ये नौजवान साथी जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड में नौजवान जितने भी हैं वो बेरोजगार हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा, ना भाजपा में कुछ दिख रहा, ना कांग्रेस में दिख रहा, क्योंकि झूठे वादे करते हैं। जनता उनसे बहुत नाराज बैठी है और इसीलिए नौजवानों का जो रुझान है वो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ को है, आम की पार्टी की तरफ को है। आने वाले समय में ये चीज़ें आपको दिखने में लगेगी और 2022 में हम निश्चित तौर पे सरकार बनाएंगे और दिल्ली का भी हो सके तो सरकार। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात करें देहरादून जिले की, तो राजधानी में कोरोना की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है, जिसको लेकर डीएम आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि देहरादून में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 800 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन वर्तमान में कोरोना के कुल 118 एक्टिव केस हैं और अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं जनपद में 14,000 से ज़्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। देखिए, जो कोरोना को लेकर के हमारे जनपद की स्थिति अब काफ़ी संतोषजनक है और काफ़ी ठीक इस सेंस में है कि हमारे यहाँ 800 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं, लेकिन वर्तमान में एक्टिव केसेस 118 हैं। अगर मैं केसेस की बात करूं तो लगभग जो है हमारे यहाँ जनपद में बाहर के जनपदों के बहुत सारे केसेस आए, जिनको कि ट्रीट करके आगे भेजा गया, क्योंकि हम क्वारंटीन यहाँ कर रहे थे। टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर होने की वजह से भी जो नियर बाई जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड के या उत्तर प्रदेश के, वहाँ से भी लोग यहाँ पर आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। इस वजह से भी केसेस यहाँ पर रिलेटिवली कंपैरिजन में ज़्यादा है। बट अगर आप इन्फेक्शन की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट हमारा बहुत कम है, 3.7 है। और सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो लगभग 14,000 सैंपल हमने पर 10 लाख पॉपुलेशन पर किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। और पूरे राज्य में सबसे अधिक सैंपलिंग जो है वो जनपद देहरादून में की गई है। उत्तराखंड में कोरोना के साथ साथ अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि बरसात के दिनों में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जाता है, जिसके चलते देहरादून डीएम आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर जनपद वासियों से सावधानी बरतने को कहा है। इस दौरान आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि राजधानी देहरादून में डेंगू को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कई जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। ऐसे में लापरवाही बरतने वालों की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डेंगू हमारे यहाँ ये पीक टाइम है जिस समय डेंगू फैलने का होता है। हमारे यहाँ कंटिन्यूअस, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम हो, नगर निगम की टीम हो, और हमारी जो आशा हैं वो भी कंटिन्यूअस जो है डे टू डे होम टू हाउस सर्वे में लगे हुए हैं। 1-2 जगह से हमें लार्वा भी मिलने की जो है चीज़ें प्राप्त हुई हैं, इसलिए और हमने अपना सर्वेलांस बढ़ाया है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डिज़ीज़ को कंटेन किया जाए। और जो इसको लेकर के एक अभियान है हमारा बुधवार और शनिवार, उसको हम कंटिन्यूअस चला रहे हैं।
और उसमें मैंने ये देखा है कि लोग भी अब अपने जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में युवा कांग्रेस ने सड़कों के खस्ता हाल होने को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि सड़कें टूटी होने के कारण दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी हुई है। आपको बता दें कि सर्किट हाउस से लेकर कंडोलिया जाने वाली रोड खराब होने पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। वहीं युवा कांग्रेस नेता का कहना है कि रोड में अच्छी गुणवत्ता का काम न होने के कारण हर साल रोड गड्ढों में तब्दील हो जाती है और बरसात होने पर बड़े बड़े तालाब नजर आते हैं। ऐसे ही पौड़ी में बहुत सी जगह है, जैसा आपके आप हॉस्पिटल रोड स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो वहाँ पर भी सीमेंटेड काम हो रखा है, जो कि पक्का काम बिल्कुल भी नहीं है और आए दिन उसमें गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। बरसात के मौसम में स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि छोटे मोटे एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं, पर अभी तक उसमें बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, कार्यवाही बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूँ बड़ा एक्सीडेंट होने से पहले, दुर्घटना होने से पहले फटाफट इसमें कार्यवाही की जाए और जल्द से जल्द इसका डामीकरण किया जाए। पिथौरागढ़ और बागेश्वर की अंतिम सीमा पर स्थित पौसा गांव के ग्रामीणों की सड़क की मुराद पूरी हो गई है। दरअसल पिछले 2 दशक से सड़क की मांग कर रहे पौसा गांव के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3 किलोमीटर सड़क 2 करोड़ 52 लाख की लागत से बनने वाले सड़क का उद्घाटन विधायक मीना गंगोला ने किया। राजधानी जयपुर में एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर मुख्यमंत्री को उड़ाने की धमकी दी। पुलिस कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव सहित पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों और राजस्थान एटीएस को सूचना दी। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर साइबर सेल ने फोन करने वाले शख्स की लोकेशन ट्रेस की। जांच के बाद पुलिस ने जमवा रामगढ़ इलाके से आरोपी युवक लोकेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपी लोकेश प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वे मानसिक रूप से परेशान होने के चलते युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसा है कि एक कंट्रोल रूम में, अपने जयपुर कंट्रोल रूम में फ़ोन आया था कि मैं सीएम को उड़ा रहा हूँ, कोई बचा सके तो बचा लो। तब त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके नंबर से उसको ट्रेस करते हुए और उसको हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इसका नाम लोकेश कुमार है, ये निवासी है, गांव है आपका जमवा रामगढ़ में पापड़ गांव है, वहाँ का निवासी है। जहाँ तक कि इसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में अभी तफ्तीश की जा रही है। देखिए अभी उसको जस्ट हिरासत में लिया ही गया है, तो उसके बाद उससे तफ्तीश की जाएगी, पूछताछ करेंगे, उसके बाद तय हो पाएगा कि क्या वजह है। लेकिन हाँ ये सही है कि ये फ़ोन उसने किया। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान लागू कर दिए हैं। राज्य के परिवहन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन काफी महंगा साबित होगा। गंभीर श्रेणी के अपराधों में सरकार ने जुर्माना राशि को करीब 10 गुना बढ़ा दिया है। बढ़े हुए जुर्माने को देखते हुए शहर ट्रैफिक पुलिस ने शहर में समझाइश का दौर शुरू किया है। इसके तहत ट्रैफिक पुलिस ने यादगार से यातायात नियमों की जागरूकता के लिए एक वाहन रैली निकाली। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश और डीसीपी ट्रैफिक जयपुर आदर्श सिद्धू ने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिल्कुल, हमने मोटर व्हीकल एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए हैं उसके तहत जो नोटिफिकेशन नया राज्य सरकार द्वारा जारी किया है उसके तहत ये जागरूकता अभियान चलाया है। एडिशनल कमिश्नर साहब का मानना था कि सीधे ही वो बढ़ी हुई पेनल्टी लोगों पे ना लगाई जाए, पहले एक ग्रेस पीरियड दिया जाए, लोगों को समझने के लिए मौका दिया जाए। कई लोगों को ज्ञान नहीं होता है कि मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हो गया है, तो पहले एक हफ्ते का पूरा ट्रैफिक पुलिस जो हमारी है और जयपुर कमिश्नर की जो फोर्स है, हमारा पूरा ध्येय यही है कि लोगों को जागरूकता के तहत उनको बताया जाए कि ये फीस और पेनल्टी बढ़ गई है और इसकी स्वतः ही पालना करें ताकि उनको कोई कठिनाई सामने ना आए।
केंद्रीय मोटरयान अधिनियम में जो संशोधन हुए थे, उन संशोधनों के आधार पर राज्य सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन के तहत जो बढ़ी हुई जुर्माना राशि थी उसकी शुरुआत की जा चुकी है। यह एक अत्यंत प्रगतिशील कदम है जिसका उद्देश्य लोगों की जीवन रक्षा है। लोग अपने प्यारे, अपने परिवारजन, अपने दोस्त मित्रों को नहीं खोएं, इसके लिए पूरा प्रयास है। यातायात पुलिस और जयपुर पुलिस दोनों इन नए नियमों के तहत चालान की कार्रवाई शुरू कर रही है, लेकिन उसके पहले एक हफ्ते के लिए सघन अभियान चला रही है लोगों में जागरूकता लाने के लिए, कि लोग इस बात को समझें कि उन्हें चालान के डर से यातायात नियमों की पालना करने के बजाय अपने मन से अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए इन नियमों की पालना करनी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने स्थित सीताराम मंदिर में महंत किशोरपुरी महाराज के सानिध्य में पार्थेश्वर भगवान की पूजा प्रारंभ हुई। पंचमी पर मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा की गई। आपको बता दें कि यह विशेष पूजा महंत कई दशकों से कराते आ रहे हैं। इस दौरान मूर्तिकारों ने बताया कि श्रावण मास में पार्थेश्वर पूजा का विशेष महत्व है। इस पूजा को कराने वाले व्यक्ति को विशेष पुण्य लाभ मिलता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव के मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पार्थेश्वर पूजा कराई थी। इसे चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा बताई गई है। वहीं महंत किशोरपुरी महाराज ने पार्थिव शिवलिंग का महत्व बताते हुए कहा कि चंद्रमा को राजा दक्ष के श्राप से क्षय रोग हो गया था, जिससे मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव भगवान की आराधना की। दौसा के लालसोट रोड स्थित नेहरू गार्डन के पास टैक्सी स्टैंड वाले ड्राइवरों ने दौसा जिला कलेक्टर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नेहरू गार्डन के आगे टैक्सी स्टैंड पिछले 25 वर्षों से लगा हुआ है और अब नगर परिषद ने वहां पर हटाकर रेलिंग लगा दिए हैं और उन्हें टैक्सियां लगाने नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जिसके चलते उन्होंने ज्ञापन में बताया कि न तो टैक्सी स्टैंड वालों को दूसरी जगह चिन्हित की गई है और न ही नेहरू गार्डन के आगे टैक्सी लगाने दी जा रही है, जिसके चलते उन्होंने जिला कलेक्टर पीयूष सांवरिया को ज्ञापन सौंपा। नेहरू गार्डन के आगे हम करीब 25 साल से लगातार वहाँ लगातार है। क्या लगातार है वो? टैक्सी स्टैंड वहीं गाड़ियाँ लगातार है वहीं पे, और अब नगर परिषद ने ज़बरदस्ती हमें वहाँ से हटाया गया है और हम इस टाइम लॉकडाउन की वजह से हम वैसे परेशान हैं और हमने कोई जगह बता रहे हैं हमें। बस अब क्या चाहते हो आप? सर हमें या तो कोई जगह बताओ या फिर वहीं हमें लगाया स्थान वहीं दिया जाए। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान गरीबों, दलितों को श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी और वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल भारत अभियान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए हमेशा तैयार है और गरीब तबके के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना प्रथम प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य सरकार से भी अपील की है कि गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने अपने राज्यों में लागू करें, जिससे कि अंतिम श्रेणी के लोगों तक योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ मिल सके। कोविड-19 के कारण सारे विश्व के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, सारे विश्व के अंदर जो संकट है, भारत भी उससे वंचित नहीं है। परंतु इस परिस्थिति के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है, उन्होंने एक बात कही थी कि हमने इस संकट को अवसर में परिवर्तित करना है और संकट को अवसर में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने एक पैकेज दिया था आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का। अभी हमारे बहुत सारे 2-3 महीने के भीतर पिछले 1 महीने के अंदर
मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए, फैसले लिए गए। कई बार सरकारें घोषणाएं कर देती हैं, परंतु घोषणा होने के बाद कई साल तक उसकी अनुपालना होती, लागू नहीं होती है। परंतु मोदी जी की विशेषता है कि घोषणा करने के बाद तुरंत बहुत गति से वो उसको लागू करने का प्रयास करते हैं। दौसा के बांदीकुई में घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को हटाने को लेकर ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना था कि बारिश के मौसम में तार टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे कभी भी जनहानि हो सकती है। आपको बता दें कि कोलोना ग्राम पंचायत के इंदिरा कॉलोनी के घरों के ऊपर से 33,000 केवी की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। चित्तौड़गढ़ की जिला स्पेशल पुलिस टीम और चंदेरिया थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर मादक तस्करों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक के केबिन से 50 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी साहब के निर्देशन में जिला विशेष टीम और चंदेरिया थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नरपति खेड़ी पुलिया के पास एक ट्रक ड्राइवर को ट्रक से रुकवाया, जो संदिग्ध होने पर उसके केबिन में तलाशी ली तो 50 किलो की लगभग अवैध पिसा हुआ बरामद हुआ। इस पर मौके पर ही ट्रक चालक और उसके साथी खलासी को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ थाना चंदेरिया पर NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की है। श्रीगंगानगर जिले की ए श्रेणी की कृषि उपज मंडी समिति रायसिंह नगर होने के बाद भी कृषि उपज मंडी समिति में पिछले दिनों अव्यवस्थाओं का जाल बना हुआ था, जिसको लेकर मजदूरों के पदाधिकारियों ने न्यूज इंडिया को अवगत कराया था। न्यूज इंडिया ने इन समस्याओं को पिछले दिनों कई बार लगातार दिखाया, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए ठेकेदारों को मौके पर बुलाया और अव्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही मंडी समिति कर्मचारी रामचंद्र डूंगरमल जोहिया, कमालुद्दीन, अकाउंटेंट सुखविंदर सिंह और अधिकारियों को भी मजदूर, किसान और व्यापारियों से संबंधित समस्याओं का समाधान तुरंत करने के निर्देश दिए और व्यवस्थाओं को सही कर रिपोर्ट कार्यालय में पेश करने को कहा है। उपज मंडी समिति रायसिंह नगर के मुख्य मंडी प्रांगण में चौकीदारी और जल व्यवस्था के बारे में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर विवाद दर्ज किया है। उसकी औचक निरीक्षण के लिए मैं आया हूँ। अभी देखेंगे भी कितने चौकीदार लगे हुए हैं और पेयजल की कैसी व्यवस्था है। दूषित पेयजल की कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही है, उसका निरीक्षण करके यदि कोई ऐसी स्थिति पाई गई तो उसके निराकरण के लिए मंडी समिति को निर्देशित किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समिति की डिग्गी में पानी सिंचाई विभाग की नहर से खाले के जरिए आता है। अभी खाले का निरीक्षण करेंगे, यदि कहीं ऐसी स्थिति पाई गई तो उसका निराकरण करेंगे। बाकी नहर का पानी है, डिग्गी में आने के बाद में बदबू मारने का तो स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती जिससे बदबू, पीछे से ही कोई दूषित पानी आता है तो उसका निराकरण करेंगे। राजस्थान के दौसा सांसद जसकौर मीणा ने जिला परिषद स्थित संसद कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार घोटालों की सरकार है। दौसा के सहकारी समिति नागल बैरसी में 5.25 करोड़ का घोटाला सहकारिता विभाग की एक वानगी मात्र है। वैसे भी सहकारिता विभाग में कांग्रेस सरकार में कांग्रेसी के खर्चों का साधन है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के इसी से खर्चे पूरे होते हैं, इसलिए इस कांग्रेस सरकार में घोटालों पर घोटाले होते हैं। सहकारिता केवल कांग्रेस के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा साधन है उनके खर्चों का, और इसी के कारण इसमें इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि सरकार, राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग को बिल्कुल इस्तीफे दे देने चाहिए इतने बड़े घोटाले को लेकर। और दौसा में तो ये घोटालों का राज चल रहा है। इस राज को समाप्त करने का मीडिया के माध्यम से आप सब तैयार होइए ताकि ये सुधरे। पाली के सुमेरपुर में बजरी माफियाओं को अब पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। दरअसल दिन के उजाले में भी धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन का कारोबार जोरों पर चल रहा है। काला धंधा सुमेरपुर उपखंड के हर गांव में अवैध खनन हो रहा है। स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय स्तर से लेकर उच्च स्तर तक बजरी माफिया और पुलिस की सेटिंग होने से इन्हें कोई भय नहीं रहता।
बता दें कि उच्चतम न्यायालय द्वारा नदियों में बजरी खनन पर रोक लगाने वाला कदम बजरी माफियाओं के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी साबित हो रहा है। पहले जहां रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बजरी खनन और परिवहन होता था, लेकिन अब तो दिन के उजाले में भी अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से हो रहा है। खबर उत्तराखंड के लक्सर से है। लक्सर एसडीएम ने व्यापारियों के साथ साप्ताहिक बंदी को लेकर बैठक की, जिसमें सभी व्यापारियों से साप्ताहिक बंदी दिन निश्चित करने को लेकर सबसे सुझाव मांगे और सबके सुझावों को ध्यान में रखते हुए लक्सर क्षेत्र में सोमवार के दिन को साप्ताहिक बंदी का दिन घोषित किया गया। इस दिन क्षेत्र में केवल मेडिकल स्टोर ही खुलेंगे, बाकी पूर्णतः मार्केट को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। पूर्व स्थिति एक साप्ताहिक बंद की चली आती है, उसी साप्ताहिक बंदी को इसमें रेगुलर किया जाए, कम से कम जब तक कोविड का ये दुष्प्रभाव हमारे ज़िले में, हमारे देश में फैला हुआ है। और केवल मेडिकल स्टोर को छोड़कर शेष सभी दुकानों को बंद करने की एक सहमति बनी है सोमवार के दिन। और उसी दिन नगर पालिका के द्वारा, शुगर मिल के द्वारा और जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनके सहयोग से पूरे नगर को सैनिटाइज किया जाएगा। और हम लोग ये भरपूर हर समय प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र में कोई कोरोना नाम का मरीज ना निकले। ये सारी की सारी कोशिश की जा रही है। राजस्थान के राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले को लेकर राजस्थान एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है। विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी की लिखित शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसओजी ने 47 नंबर की एफआईआर दर्ज की है। मामले में एसओजी ने आईपीसी की धारा 124A और 120B के तहत एफआईआर दर्ज की है। माना जा रहा है कि विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। बयानों और परिवाद में दिए गए मोबाइल नंबरों के आधार पर एसओजी जांच कर तथ्य जुटाते हुए आगामी कार्रवाई करेगी। अलवर के कस्बा अलावड़ा में निर्माणाधीन पीएससी भवन में फिटिंग के लिए आए पंखे, ट्यूबलाइट समेत कई सामान के चोरी होने का मामला सामने आया है। तो वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी किया हुआ सामान भी बरामद किया है। आपको बता दें कि थानाधिकारी सज्जन कुमार ने टीम गठित कर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर शक के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जहां पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर वसीयू साहब के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत टीम रामगढ़ द्वारा कल कुछ कार्रवाइयाँ की गई है, जिनमें से पीएचसी अलावड़ा में लॉकडाउन के दौरान कुछ सामान चोरी हुआ था। इस संबंध में थाना हाजीपुर प्रकरण दर्ज किया जाकर गंभीरता से माल मुलजिमान की तलाश प्रारंभ की गई। इसी के तहत गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए कल 4 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं और इसमें 30 पंखे, 6 ट्यूबलाइट, 2 पानी की टंकी और बिजली फिटिंग का सामान बरामद किया गया है। खुद की जागरूकता बेहद जरूरी है। उल्लेखनीय है कि उदयपुर में रहते हुए जिला कलेक्टर आनंदी ने कुछ ऐसी मुहिम चलाई जो माइलस्टोन साबित हुई, जैसे महिलाओं की जागरूकता और सुरक्षा को लेकर चुप्पी तोड़ो मुहिम में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन कार्य किया। राज्य में अपन कोरोना को लेकर हमारी जंग चल रही है और ख़ास करके पिछले कुछ दिनों में अलवर में केसेस काफ़ी अधिक मात्रा में आए हैं। तो डेफिनेटली मेरी पहली प्राथमिकता इसको समझने में, इसको संभालने में और इसके रोकथाम के लिए रहेगा। इसके अलावा एक हमेशा कोशिश की है कि जो भी लोगों की परेशानियां होती हैं जो हमारे पास लेके आते हैं, प्रशासन की तरफ पास लेके आते हैं, उसका त्वरित निस्तारण एक प्राथमिकता रखते हुए हर ज़िले में ये रहता ही है। तो वो एक मैं प्राथमिकता लेके चलती हूँ। तीसरा, जैसे कि आपने कहा, अपन अलवर एक तरह से पूरे राजस्थान के लिए द्वार है, एनसीआर से लगता हुआ है। उसकी अपनी बहुत सारी विशेष बातें हैं जिनको मैं पहले समझूंगी और आई एम श्योर उसमें भी कुछ न कुछ अच्छा योगदान करने का मुझे एक अवसर मिलेगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में यूथ कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई, जिसमें यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरबाज खान और सचिव माहिर खान ने
यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य यूथ कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना है। इसको लेकर वे राज्य के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के चुनाव के बाद लॉकडाउन लग जाने से कार्यकारिणी का विस्तार नहीं किया गया, लेकिन अब जिला स्तर, विधानसभा स्तर और ब्लॉक स्तर तक की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। उद्देश्य है हमारे, जिस उद्देश्यों के लेके आज ये जिला युवा कांग्रेस चित्तौड़ की बैठक रखी गई थी। पहला उद्देश्य तो चुनाव के बाद सभी युवा कार्यकर्ताओं से हम लोगों को मुलाकात करनी थी। कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। आज हमने गेट टुगेदर किया है, सब लोगों से मुलाकात की है। दूसरा हमारा ये है कि राजस्थान युवा कांग्रेस अपनी कार्यकारिणियों का विस्तार करने जा रही है, उस संदर्भ में ये बैठक थी। तीसरा, केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, पेट्रोल डीजल की दामों की बढ़ोतरी को लेकर, रेलवे के निजीकरण को लेकर भी हमने बैठक में निर्देश दिए हैं। आने वाले समय पर युवा कांग्रेस इसका प्रदर्शन करेगी और आने वाले पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव में यूथ कांग्रेस की आज का जो मुख्य उद्देश्य था, तो यूथ कांग्रेस के चुनाव मार्च माह में संपन्न हो गए थे रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद कोरोना जैसी महामारी इस देश में फैल चुकी थी, उसके कारण लोगों से मुलाकात और यूथ कांग्रेस की टीम से मुलाकात नहीं हो पाई थी उस संदर्भ में। और आगामी दिनों में यूथ कांग्रेस की जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय जो कार्यकारिणी का गठन करना है, उसके संदर्भ में आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने इस कोरोना महामारी में इस राज्य में नहीं, इस देश में जो अपना राजस्थान का नाम और राजस्थान का परचम ले रहा है, उसी संदर्भ में देश के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जो जन कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं और रीति, उसको युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हर गांव-गांव, शहर-शहर, ढाणी-ढाणी में पहुंचाए कि इससे कैसे इसको बचाव कर सकते हो और कैसे इसको कोरोना को अपन खत्म। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।